विज्ञान के विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा सत्ता की अवधारणा, सत्ता का अर्थ, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। साधारण रूप में सत्ता वह आचरण है जिसके आधार पर कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। सत्ता एक विशेष प्रकार का औचित्यपूर्ण प्रभाव भी है। सत्ता शक्ति का संस्थात्मक एवं विविध रूप है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब शासक और शासित में संबंध स्थापित हो जाता है। विद्यार्थियों, हेराल्ड लासवेल ने इसे प्रभाव सदृश माना है और कॉमन अर्थ में, सामान्य अर्थ में सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को प्रभावित करती है और हर्बर्ट साइमन ने इसे निर्णय लेने की शक्ति कहा है। मित्रों, रॉबर्ट वाइस्टन ने इसकी परिभाषा दी है कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है। अर्थात सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह खुद शक्ति नहीं है। शक्ति खुद नहीं है, बल्कि क्या है? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। यूनेस्को की 1955 की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सत्ता की परिभाषा को देते हुए बताया गया है कि सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत है, सम्मानित है, ज्ञात है और औचित्यपूर्ण है या होती है। इसे अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सभी लोगों के द्वारा स्वीकार्य हो जाए, ऐसी शक्ति जो दूसरे के द्वारा स्वीकृत हो जाए, सत्ता बन जाती है, ज्ञात हो जाए, औचित्यपूर्ण हो जाए, सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यह शक्ति का ही रूप है। लेकिन ऐसी शक्ति जिसे दूसरों के द्वारा, कानून के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, वह सत्ता में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। बीच जो विद्वान है वो कहते हैं कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित करना एवं निर्देशित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है वह सत्ता कहलाता है। अर्थात दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने की औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। रोवे कहते हैं कि सत्ता व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के राजनीतिक निश्चयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। बर्नार्ड बारबार एवं एमितोय इर्जियोनी ने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। अर्थात ऐसी शक्ति जो औचित्यपूर्ण हो जाए, सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। फाइनल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है और वो कहते हैं कि शक्ति पर सत्ता उन बाहरी प्रभावों के समस्त परिवेश की घोतक है जो व्यक्ति को अपने प्रभाव से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति पर सत्ता उन बाहरी प्रभावों के समस्त परिवेश की घोतक है जो व्यक्ति को अपने प्रभाव से जो अपेक्षित दिशा है उसमें आगे बढ़ने पर उसे मजबूर कर देती है, आगे बढ़ाने के लिए उसे बाध्य कर देती है। कॉल्टर कहते हैं कि सत्ता वह क्षमता है जिसमें कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती। फ्रेडरिक कहते हैं जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है, उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्ता राज्य के शासकों के द्वारा संचालित राज्य की शक्ति है जो औचित्यपूर्णता पर आधारित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शक्ति को वैध कर दें, शक्ति को औचित्यपूर्ण कर दें, तो ऐसी शक्ति सत्ता है। सत्ता की जो नेचर है, सत्ता की जो प्रकृति है, वो क्या है? सत्ता राज्य की सक्रियता का प्रमुख तत्व है कि राज्य जब सक्रिय होता है, इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर सत्ता विद्यमान है। सत्ता की यही नेचर है कि वह हमेशा क्या रहती है? सक्रिय रहती है, निष्क्रिय नहीं रहती, एक्शन के रूप में रहती है। और एक्शन ही मूवमेंट है और मूवमेंट ही सत्ता है। उसमें क्रिया है, उसमें फंक्शन है। जब फंक्शन होता है, किसी में क्रिया होती है, किसी में एक्शन होता है, किसी में मूवमेंट होती है, तो निश्चित रूप से वहाँ हमको सत्ता दिखाई
देती है। यह जनहित का प्रमुख साधन भी है क्योंकि इसके द्वारा जनता के हितों को पूरा किया जाता है। सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। सत्ता औपचारिक, निश्चित और विशिष्ट होती है। इसका स्वरूप वैधानिक व संगठनात्मक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो स्वरूप है, इसका जो रूप है, वो वैलिड होगा, निश्चित रूप से वैध होगा, कानून के अनुसार होगा और संगठनात्मक है, यानी कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है वो शक्ति। कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। और जब ऐसा संगठन जो आगे कानून के द्वारा वैलिड कर दिया जाए, वैध ठहरा दिया जाए, तो वो सत्ता में तब्दील हो जाता है, सत्ता कहलाता है। इसकी प्रकृति के बारे में दो सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। पहला औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा है स्वीकृति सत्ता सिद्धांत। औपचारिक जो सत्ता सिद्धांत है उसके अनुसार सत्ता का प्रभाव ऊपर से लेके नीचे की तरफ चलता है। औपचारिक जो फॉर्मल है, फॉर्मल क्या होता है, ऊपर से नीचे जाती है, यानी कि अधिकारी, उच्च अधिकारी नीचे अपने कानूनों को, नियमों को लागू करने के लिए आदेश देता है। इस प्रकार की जो सत्ता कहलाती है वो औपचारिक सत्ता कहलाती है, औपचारिक सत्ता सिद्धांत कहलाता है। सत्ता को आदेश देने व नौकरशाही का गठन करने का अधिकार है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए औचित्यपूर्णता को साथ लेकर यह चलती है। और स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार सत्ता वैधानिक रूप से केवल औपचारिक होती है और इसे वास्तविक आधार पर तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अधीनस्थों के द्वारा इसे स्वीकृति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अधीनस्थ जो इसको नीचे वाले जो कर्मचारी है या अधिकारी है, उच्च अधिकारियों के नीचे जो निम्न अधिकारी है, उच्च अधिकारियों के नीचे जो कर्मचारी गण है, वो यदि इसको स्वीकार कर ले, स्वीकृत कर लिए, तो वो औपचारिक सत्ता सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किंतु अधीनस्थों में सत्ता की स्थिति को समझने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। हेमन कहते हैं कि सत्ता को प्रबंधात्मक कार्यों तो प्रत्ययोजन कुंजी कहा जा सकता है। सत्ता विशिष्ट एवं कनिष्ठ में अंतः व्यक्तिक संबंध स्थापित करती है। आज सत्ता की प्रकृति के बारे में जो भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है उसके अनुसार अधीनस्थों की स्वीकृति व एवं संस्थागत औचित्यपूर्ण शक्ति दोनों सत्ता के आधार कहे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों, सत्ता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सत्ता के प्रमुख घटक दो हैं, शक्ति और वैधता। जब शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है तो उससे वैधता प्राप्त हो जाती है, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसी शक्ति जो जनता के द्वारा वैलिड कर दी जाए, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिल जाता है, तो ऐसी शक्ति सत्ता में तब्दील हो जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इसमें हमें दो ही तत्व या दो ही घटक दिखाई देते हैं, एक तो शक्ति और एक वैधता। शक्ति और वैधता प्लस बराबर सत्ता। कहने का तात्पर्य है कि शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। और जब सत्ता को ही हम टुकड़े करते हैं, सत्ता को हम देखते हैं, खोलते हैं, तो खोलने के बाद हमें दो तत्व दिखाई देते हैं, दो घटक तत्व दिखाई देते हैं, शक्ति और वैधता। शक्ति का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से अपने आदेश का पालन करवाना होता है और समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए शक्ति और वैधता दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। सत्ता को प्रभावी रखने के लिए शक्ति और औचित्यपूर्णता दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। अब मित्रों हम चलते हैं सत्ता के प्रकार एवं स्रोतों के बारे में। सत्ता के प्रकार और स्रोतों के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर हमने सत्ता के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि व्यवहार में सत्ता तीन प्रकार की होती है। एक तो रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा स्टाफ अधिकार सत्ता और तीसरा क्रियात्मक अधिकार सत्ता। और इसके अलावा हमने एक और बताया था कि सत्ता के जो सोर्सेज हैं, सत्ता के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी कौन कौन सी हैं। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी के अंतर्गत हम चर्चा करें तो पहली जो सोर्सेज है, जो जिसमें कोई विचारधाराएं प्रचलित है, तीन प्रकार की विचारधाराएं कह सकते हैं हमें से। औपचारिक सत्ता वाली विचारधारा, दूसरी स्वीकृति विचारधारा और तीसरी है सक्षमता वाली विचारधारा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सत्ता इन तीन विचारधाराओं से निकलती है। पहली औपचारिक, दूसरी स्वीकृति और तीसरी सक्षमता। इस प्रकार से ये सत्ता के जो स्रोत हैं। और अब ये सत्ता क्या क्या कार्य करती है, सत्ता के क्या आधार हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर हम मैक्स ने सत्ता के बारे में
क्या विचार रखे हैं। मैक्स ने जो सत्ता के बारे में विचार रखे हैं उसमें पारंपरिक या प्रभुत्व या सत्ता का उन्होंने वर्णन किया है। मैक्स ने करिश्मावादी या श्रद्धा पर आधारित सत्ता के बारे में कहा है। वैधानिक सत्ता के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और ये तीनों प्रकार की चर्चाएं मैक्स महोदय करते हैं। और पारस्परिक प्रभुत्व की चर्चा करने के बाद मैक्स करिश्मावादी आधारित सत्ता के बारे में बताते हैं। वैधानिक सत्ता के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा मेरी पार्कर फॉलेट ने भी सत्ता की अवधारणा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरी फॉलेट ने सत्ता की अवधारणा को नए संदर्भ में परिभाषित किया है। उन्होंने संगठन में उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कार्मिकों को दिए जाने वाले आदेशों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विश्लेषण किया और कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया आदेश उस दूसरे व्यक्ति को अप्रतिष्ठित कर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका मत यह है कि कई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ स्वेच्छा से कार्य करना चाहेंगे, किंतु अपने उपव्यक्तियों के होने की भावना को प्रगाढ़ता से नापसंद करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो फॉलेट महोदय हैं उन्होंने अपने विचारों में स्थिति के नियम द लॉ ऑफ सिचुएशन का प्रतिपादन किया है। और इस संबंध में वे अपने प्रयोग संगठनों में आदेश देने के संबंध में अपने विचार को प्रकट करते हैं। अब मित्रों, संगठन के बारे में और सत्ता के बारे में, शक्ति के बारे में चर्चा करने के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। और जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब तक हम एक संगठन में सत्ता को उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह कार्यशील नहीं हो सकेगा। साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन ने कार्य विभाजन और सत्ता को किसी भी संगठन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता माना है। उनके अनुसार, उनके मत के अनुसार, जब कभी हम इस एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमको संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और इसके बाद इन स्थानों को कुछ श्रेणियों से संबंधित कर दिया जाता है। और इन श्रेणियों की सत्ता की श्रेणी कहते हैं। वस्तुतः सत्ता वह सूत्र है जो संगठन में विभिन्न समूहों की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, शक्ति से ही निकलता है। इस प्रकार हम सत्ता की अवधारणा के बारे में चर्चा करने के उपरांत इसकी लिमिटों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं। इसमें कई प्रकार की सीमाएं हमको दिखाई देती है। एक टेक्निक सीमाएं हैं, जैविक सीमाएं हैं, कुछ कानूनी सीमाएं, कुछ मनोवैज्ञानिक सीमाएं, कुछ आर्थिक सीमाएं और प्राकृतिक सीमाएं। इसके अलावा अन्य भी कुछ लिमिट हैं, सीमाएं, उनके बारे में हम विस्तार से धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि टेक्निकल जो लिमिट है उसके अंतर्गत क्या आता है कि प्रौद्योगिकी का विकास काफ़ी तीव्रता से हो रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसमें वह दक्ष हो, जिसमें वह निपुण हो। यदि वो निपुण नहीं होगा और हम यदि उसको काम सौंपेंगे तो निश्चित रूप से उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से ये इसकी सीमाएं इस पर लगाती है, लिमिट इस पर लगाती है। इसी प्रकार से कई बायोलॉजिकल लिमिट भी लगती है कि किसी भी प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देना चाहिए जिन्हें अधीनस्थ पूरा ही नहीं कर सके, क्योंकि उनकी पूर्ति से जीवन की समाप्त होने का खतरा हो जाता है। जैसे जहर चखने का आदेश देना कि आप चखिए इसको, बिना उपकरण के बिजली का कार्य करने का आदेश दे देना कि आप इसको देखिए, तो उससे क्या होगा कि वो जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, और अधिकारी जब उस कर्मचारी को आदेश देगा कि जहर चखिए, तो जहर चखने से वो क्या है, निश्चित रूप से उस जहर को नहीं चख पाएगा और उसके आदेश की अवहेलना हो जाएगी। इस प्रकार से जैविक सीमाएं, कुछ कानूनी सीमाएं भी होती है कि देश का कानून प्रबंधकों को अधिकार सत्ता को सीमित रखने की क्षमता कर देता है कि इतने कानून के दायरे में आप उनको अपने सत्ता का प्रयोग करें। इस प्रकार से कुछ साइकोलॉजिकल लिमिट भी होती है कि
उसके आधार पर भी वह अपनी लिमिट लगाती है। कुछ आर्थिक सीमाएँ भी होती हैं, कुछ प्राकृतिक सीमाएँ होती हैं। इस प्रकार से सत्ता के बारे में आज विद्यार्थियों हमने काफ़ी लंबी चर्चा की, और भी किसी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सत्ता के बारे में और अच्छी तरह से आप सभी से चर्चा करेंगे, समझेंगे। जिस किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में उसमें उसका आप बताइए कि कोई प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।